तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजा के शो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, आप सब उन्हें जानते होंगे। उनके द्वारा ऐतिहासिक और आलोचनात्मक और निबंध कई प्रकार की पुस्तकें उन्होंने लिखी है दोस्तों, जो काफी फेमस है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में दोस्तों आपको अवश्य पता होनी चाहिए, कम से कम 5-6 लाइनें या उनकी विशेषता पता होनी चाहिए आपको, उनकी रचनाएं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है साहित्य की नई मान्यताएं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो टाइटल दिया गया है उसको समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। तो एक तरीके से ये टॉपिक आपका स्टार्ट ही हो चुका है। तो साहित्य की नई मान्यताएं। दोस्तों पहली बात आप ये बताएंगे कि साहित्य क्या होता है। नॉर्मली दोस्तों साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, यानी कि मतलब कि साहित्य जो है एक तरीके से आपको दिखाता है कि समाज में क्या चल रहा है, या जो चीजें समाज में चल रही होती है वही साहित्य में दिखाते हैं। तो साहित्य की नई मान्यताएं एक तरीके से साहित्य जीवन से ही संबंधित है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों शुरुआत में ही ये बात हमें क्लियर कर देते हैं कि साहित्य की जो नई मान्यता है वे जीवन की नई मान्यताओं से भिन्न नहीं है, मतलब वो एक ही है। वे साहित्य की नई मान्यताओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वे जीवन की नई मान्यताओं की बात कर रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया कि साहित्य क्या है, जीवन का दर्पण। तो एक दोनों क्या होगा, एक दृश्य दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड। समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं दोस्तों हमारा जो आधुनिक साहित्य है वो यूरोप के संपर्क में आने के बाद ही जो है विकसित हुआ है। तो जिस टाइम पे दोस्तों हमारा साहित्य यूरोपीय साहित्य के संपर्क में आया था, तो उस समय यूरोप का साहित्य दोस्तों काफी ज्यादा समृद्ध स्थिति में था। एक तरीके से वहां पर जो साहित्य था वो काफी अच्छी स्थिति में था। ये एक तरीके से हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हम उसके संपर्क में तब आए जब वो बहुत अच्छी स्थिति में था। यूरोप में उस टाइम पे काफी सारे परिवर्तन हो रहे थे, नए नए विचार, नई मान्यताएं वहां पर जन्म ले रही थी। उसमें से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मान्यता आई वो थी चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के बाद ही हम लोग मानते हैं कि जो आधुनिकता की जो नींव है वो सच्चे तौर पर पड़ी थी। आधुनिकता की जो रास्ता था वो तो पहले से चला आ रहा था कि हम आधुनिक धीरे धीरे बन रहे थे, पर लेकिन जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि हाँ यहाँ से हम शुरुआत मान सकते हैं, वो एक तरीके से डार्विन के सिद्धांत के बाद ही माना जाता है कि आधुनिकता का परिवेश जो है हो चुका था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जान लिया है कि आधुनिक साहित्य की नई मान्यता, इन शब्दों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो इससे जो अर्थ निकल के आ रहा है सामने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब हमें आगे क्या बताने वाले हैं, एक तरीके से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो साहित्य की नई मान्यता है, यानी एक तरीके से जीवन की नई मान्यता है, जीवन में जो परिवर्तन आ रहे थे किस टाइम पर, आधुनिक। और वो आधुनिक टाइम कौन सा है, जब चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धांत दे दिया है, उसके आसपास के टाइम की बात चल रही है। तो उस टाइम पर समाज में ऐसा कौन सा परिवर्तन आने लगा, उसी चीज को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसमें बताते हैं अपने साहित्य की नई मान्यता के अंदर। तो चलिए बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से वीडियोस बना के लाता रहता हूँ। आलोचना के भी काफी सारी वीडियोस आएंगी, और पहला पेपर आलोचना का है, तो इसलिए आलोचना पर मैं बना रहा हूँ वीडियो। इसके बाद दोस्तों निबंध के ऊपर मैं चालू करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत आने के बाद, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था, पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों बताया था कि जो मानव है उसका विकास, धार्मिक लोग मानते हैं कि उन्हें ईश्वर ने बनाया, और मानव को क्या है ईश्वर ने भेजा, एक तरीके से ईश्वर ने बनाया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टेक्नैलिटी इसमें नहीं है, एकदम नॉर्मल। कि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत दोस्तों सिंपल सा यही है कि जो मानव था उसका विकास जो है क्रम वाइज हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। जो कि पहले क्या था, वो एक बंदर था, या क्या आप कह सकते हो कि वो जानवर के रूप में था, या आप कह सकते हो कि जो मनुष्य था वो जानवर के रूप में था पहले, यानी बंदर। और धीरे धीरे क्रम वाइज उसका विकास हुआ, उसके अंदर परिवर्तन आए, और वो धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुंचा है। तो एक तरीके से क्रमबद्ध विकास, कोई आकस्मिक घटना नहीं, अचानक से किसी भगवान ने, किसी प्रभु ने इंसान को आकर नहीं बनाया। इस बात का एक तरीके से खंडन करता है चार्ल्स डार्विन का ये सिद्धांत। इस वजह से दोस्तों चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर कई सारे विवाद भी हो जाते हैं। इसको लेकर के आपको पता चली जाएगा। धार्मिकता से इसका जो विरोध होता है, तो इसका भी एक अलग है टॉपिक, उस पर खैर अभी हम नहीं जाएंगे। परंतु एक बात आप ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जब आया तो इसने बहुत व्यापक स्तर पर जो है अपना प्रभाव फैलाया। तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के बाद दोस्तों परिवर्तन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे थे कि अब कोई भी चीज, या फिर हम सोच रहे थे
जो हमारा दृष्टिकोण था साहित्य का वो अब बदल गया था। अब वो पता है आकस्मिक चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे बोलते थे ना कि एक तरीके से इसका विकास अचानक से हुआ है या फिर ये चीज है ये पहले से चली आ रही है। यानी इसमें एक एग्जाम्पल भी है कि उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी एग्जाम्पल भी है दोस्तों कि मुनि और आचार्य जो बातें हमें बताया करते थे कि ये पहले से ऐसा चला आ रहा है, या फिर यानी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उसको एक तरीके से अब की जो दृष्टि जो हमारी बदली है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के आने के बाद, लोगों ने उसे चैलेंज करना चालू किया कि जो चीजें ये हो रही है क्यों हो रही थी, कब से ये जो चीजें होना स्टार्ट हुई है। लोग उसके इतिहास में घुसने लगे, पीछे उसकी पृष्ठभूमि को जानने लगे कि ये चीजें जो शुरू हुई है वो कैसे शुरू हुई होगी, आखिर जो इसका शुरुआती बिंदु है वो था क्या। तो चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत ने न केवल हमारे साहित्य की दृष्टि में बदलाव लाया, बल्कि और जितने भी तरह की मतलब जितने भी फील्ड थी सभी में इसने भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है। वे सब मेनली और शॉर्टली ये रहेगा कि वो लोग क्या करने लगे, आकस्मिक चीजों पर बिलीव ना कर करके उनकी शुरुआत कब से हुई होगी और सच्चाई क्या है इसे जानने में उनका बिलीव जो है बढ़ा। परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही हमारा साहित्य बदल जाता है। परिस्थितियां बदलती है, लोगों का जीने का ढंग बदल जाता है। लोगों का जीने का अगर ढंग बदलता है तो ठीक उसी तरीके से साहित्य में भी वो चीजें परिवर्तित रूप के आ जाती है। तो आगे बताते हैं कि परिस्थितियों के साथ साथ हमारे विचार भी बदल जाते हैं और भावनाएं भी बदलती है, केवल परिस्थितियां नहीं बदलती। परिस्थितियों के साथ साथ मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। तो इन्हीं सब बदलावों का जिक्र कर करके आगे वो बढ़ते हैं किसकी ओर, मनुष्य की महत्वता बताते हैं। ये जो पूरा निबंध दोस्तों आपको चलेगा वो केवल एक पॉइंट है जिस पर वो पूरी बात करते हैं, मानवतावाद। इस पूरे टॉपिक में दोस्तों वे किसको, मानवतावाद को लेकर चलते हैं। मानवतावाद पूरी तरीके से जो उनका फोकस रहेगा मनुष्य पर रहेगा, मानवता पर रहेगा। तो आगे जो इतनी बातें होगी सब इसी पे जाएगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मनुष्य के महत्व को कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि आज हमारे पास जितना भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है इस संसार के बारे में, जितना भी ज्ञान हमारे पास है, संसार के अंदर सब चीजें आ जाती है। हमारे पास अभी तक जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा जो ज्ञान है मनुष्य की दृष्टि से देखा हुआ है। मतलब जो इंसान ने देखा है केवल वही ज्ञान हमें अभी पता है। और मनुष्य क्यों इतना ज्यादा महत्व रखता है वो बताते हैं कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि क्या कहते हैं, जिसके पास तार्किक बुद्धि है। मतलब वो सोच सकता है कि कोई चीजें ये हो रही है क्यों हो रही है इसके पीछे, और उसके पास बुद्धि है, वो सोचता है, विचारता है। और जानवरों से और इंसान में जो अंतर है वो यही है, केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इतना तार्किक है। तो इसी तार्किकता के साथ उसने इस समाज को, इस संसार को जाना, धीरे धीरे अच्छे से समझा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि ये सारा का सारा ज्ञान क्या है, मनुष्य के द्वारा दिया गया है। तो मनुष्य से इतर जो ज्ञान है उसकी बात तो कहते हैं उसे तो छोड़ दो। तो हमारे पास अभी जितना भी ज्ञान है वो सारा क्या है, मनुष्य की तरफ से देखा हुआ ज्ञान है और वो मनुष्य का सत्य है एक तरीके से। तो इसी विचारधारा ने दोस्तों एक विचारधारा को जन्म दिया जिसे वो कहते हैं नव मानवतावाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों इस नव मानवतावाद के दो प्रधान लक्षण बताते हैं, जिसमें सबसे पहले में दोस्तों वो रखते हैं मनुष्य की महिमा और उसके विश्वासों को महत्व देना। यानी मनुष्य जो सोचता है, उसके जो विचार है, उसने इतना सब कुछ संसार को जाना है और अपने परिवेश को, मतलब एक तरीके से उसके विचार को, एक मनुष्यता को एक तरीके से महत्व प्रदान करना, वो पहला लक्षण बताते हैं जहां पर मनुष्य को क्या है एक तरीके से महत्व दिया गया है ज्यादा। और दूसरा वो बताते हैं कि मनुष्य को इस भावनाओं से मुक्त करना है कि वो जो इस जीवन में आया है उसने जो पाप फल जो उसने किया होगा अपने किसी जन्म में, या जो भी उसने पाप किया है उसको भोगने के लिए उसे क्या है इस धरती पर आना पड़ा है। तो एक तरीके से अपने भोगे हुए, एक तरीके से वो अपने पाप को भोगने के लिए इस धरती पर आया है। तो इस मान्यताओं को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जो खंडित करते हैं और कहते हैं कि संसार में दुख और सुख जो भी है इसी धरती पर है, हमें क्या है उसे दुख से बचा करके उसके जीवन को क्या है समृद्ध बनाने की ओर उसका ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों इसी में यही बताते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो एक तरीके से इस बात का विरोध करता है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि जिस जीवन में आना एक तरीके से अपने पाप को भोगना था, तो वो क्या है वैराग्य ले लेते हैं, संसार से अपने आप को काट लेते हैं, अपने आप को कई तरह के क्या है कष्ट देने लग जाते हैं। तो इसी चीज का क्या है जो पहला पॉइंट हमने बताया था, इस चीज वो पहला पॉइंट इस चीज को कि वैराग्य ले लेना चाहिए और संसार से कटना, इस चीज को वो काटता है।
क्योंकि पहले पॉइंट उन्होंने बताया था कि मनुष्य की हमने महिमा के बारे में गुणगान किया कि मनुष्य कितना जीवन जो है इतना विलक्षण है, अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात रही कि इसका जन्म हुआ था पाप भोगने के लिए इस पृथ्वी पर, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि हमें ऐसा ना सोच करके इस वे में देखना चाहिए कि जो सुख और दुख है इसी जीवन के अंदर ही है, उसे उस शोक से बचाना है, उसके जीवन को समृद्ध बनाना है। तो जो विराग का जो पॉइंट है, जो लोग चले जाते हैं उससे एक तरीके से दूर हटने के लिए कहते हैं। तो लोग जो वैराग एक तरीके से जो लेते हैं या फिर अपने शरीर को इतना कष्ट पहुंचाते हैं, तो उस बात का खंडन जो है उनका ये पहला पॉइंट करता है, जो मनुष्य को बहुत ज्यादा महत्व देता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। लास्ट में दोस्तों मैं एकदम सारा शॉर्ट कर दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस सुनते रहिए, अगर आप सुनेंगे अच्छे से तो लास्ट में जब मैं समराइज करूंगा तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों आगे बताते हैं कि साहित्य की ना एक परंपरा चली आ रही होती है हमेशा से, पहले से कुछ ना कुछ साहित्य के केंद्र में हमेशा रहता है। तो हम बात भी कर रहे थे नई मान्यताओं की, तो नई मान्यताओं से पहुंचने से पहले हम जाते हैं कि पहले जो मान्यता वो थी क्या, ये बताते हैं। वैदिक काल का एग्जाम्पल देते हैं। वैदिक काल में दोस्तों यज्ञ और योग साहित्य के केंद्र में था, यानी कि जो भी बातें चलती थी होती थी वो उसके केंद्र में रहती थी। उसी यज्ञ को सफल बनाने के लिए क्या है, उसी यज्ञ को क्या सफल बनाने के लिए चीजें उसमें देखने को मिलती थी। इसी प्रकार दोस्तों वो आगे बताते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे जो ये परंपरा एक तरीके से हमारे साहित्य में धार्मिक रूप धारण करने लगी। धीरे धीरे दोस्तों साहित्य में देवी देवताओं की लीलाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में वर्णन होने लगा। तो साहित्य की यही परंपरा आगे चल करके दोस्तों किसने किसका रूप लिया, इसने जो है मानवतावाद का रूप ग्रहण किया। तो अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये जो मानवतावाद दोस्तों अब हमारे सामने जो आया है, ये मानवतावाद पहले के मध्य युग वाले मानवतावाद से भिन्न है। पहले मध्य युग में मानवतावाद का मतलब कुछ इस प्रकार से था कि वो मानते थे कि मानव का जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ होता है, वो मिलना एक तरीके से बहुत ही बड़ी बात है, और देवता जो है अपनी जो सर्वोच्च लीलाएं हैं वो केवल मानव रूप में ही आके करते हैं। तो ये सब तो उधर का मानना था। परंतु जो अब का जो हम मानवतावाद की बात कर रहे हैं, जो आधुनिक युग में आया है, ये मानवतावाद की जो दृष्टि है उससे व्यापक है। इसकी जो दृष्टि है दोस्तों वो मनुष्य के ऐतिहासिक, मनुष्य के मूल्य और उसके महत्व, और स्पेशली दोस्तों ये जो है मनुष्य की मुक्ति की बात करता है। एक तरीके से जो मनुष्य है वो जितने भी पहले की परंपराएं चली आ रही थी उन सबसे मुक्त होकर के मनुष्य का जो खुद का जो विचार है उसको ज्यादा महत्व देना। पहले जो परंपराएं दोस्तों चली आ रही थी उसी को ही मानना सबके लिए कंपलसरी था। पर लेकिन अब जो मनुष्य जो चीजें सोच रहा है, परिवेश में देख रहा है बदलाव आता हुआ, तो नई चीजों के प्रति अब क्या है वो एक तरीके से मुक्त है। मानवतावाद जो है एक तरीके से उन सारी परंपराओं से मुक्ति की मांग करता है। एक तरीके से वो कहता है कि हम उनसे बंध कर नहीं रहेंगे। उसके ऊपर भी ये क्या है विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, और अगर उन्हें ये चीजें सार्थक लगती हैं तो उन्हें मानते हैं, सार्थक नहीं लगती तो उन्हें नहीं मानते। तो इतनी जो फ्रीडम थी वो आई। तो मनुष्य का, तो मानवतावाद का जो दोस्तों मेन लक्ष्य है मनुष्य को एक तरीके से मुक्त करना, हर तरीके से मुक्त, सामाजिक बंधनों से, आर्थिक रूप से, और उसका किसी भी प्रकार से अगर शोषण हो रहा है तो उससे एक तरीके से मुक्ति का, एक तरीके से दोस्तों उसे एक तरीके से मुक्त करना है। तो जिस टाइम पर दोस्तों भारत के साहित्य का जो परिचय है इंग्लैंड के साहित्य से हुआ था, उस टाइम पर इंग्लैंड के अंदर ये जो नव मानवतावाद था वहां पर आ चुका था। नव मानवतावाद जो था दोस्तों वहां पर बिल्कुल अच्छे से आ चुका था। और इंग्लैंड में दोस्तों इस नव मानवतावाद के आने के बाद वहां के जो कवि थे, राइटर्स, जो साहित्यकार थे, उनका जो चित्त था वो परंपराओं की रूढ़ियों से मुक्त हो चुका था। परंपराओं की जो रूढ़ियां थी दोस्तों उससे क्या है वे लोग मुक्त हो चुके थे। अब दोस्तों उनकी कल्पना और उनकी अभिव्यक्ति ये क्या है एक तरीके से पूरी तरीके से आजाद थी। उनकी कल्पना और अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की जो बाधा नहीं थी। अपने विचारों को वो खुल करके एक्सप्रेस कर पा रहे थे इस नव मानवतावाद के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों वहां के जो लोग थे वो ईश्वर पर संदेह करने लगे और धर्म पर संदेह करने लगे, और उनकी जो जितनी पारंपरिक जो रूढ़ियां थी उन सभी को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, और उन सभी पे उन्होंने एक तरीके से नई तरीके से विचार विमर्श उस पर चालू किया। इन लोगों ने दोस्तों बेशक इन सब चीजों पे संदेह किया हो, परंतु इन लोगों का एक चीज पर जो विश्वास था वो बिल्कुल अडिग था, वो था मानव के महत्व की ओर। मानव का महत्व, जो मानव का दोस्तों जो महत्व था इनकी नजर में वो सर्वोपरि था। कुल मिलाकर इन लोगों ने मनुष्यता पर अविश्वास नहीं किया।
उस पर अपना विश्वास बहुत अडिग बनाए रखा कि मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य की जो सोच है, उनके प्रति इनकी जो श्रद्धा थी वो अडिग रही। शुरुआत में दोस्तों इस मानवतावाद का जो उद्देश्य, जो आंदोलन या चीजें चली, वो व्यक्ति को जो एक तरीके से शोषण से मुक्त कराने के लिए ही था। परंतु आगे चल करके दोस्तों ये मानवतावाद में कुछ बदलाव आए। आगे चल करके दोस्तों इस मानवतावाद ने समाज के एक वर्ग को ही ज्यादा महत्व देना चालू किया और समाज में क्या है, एक तरीके से विकृति आने लगी। ये दो रूपों में बट गया आगे चलकर मानवतावाद। एक बना उत्तम मानव, उत्तम एक कोटि बन गई दोस्तों उत्तम मानव की, और दूसरी कोटि बन गई निकृष्ट मानव। यानी एक मानव के पास तो काफी सारे संसाधन वगैरह उपलब्ध हो गए और दूसरे के पास उससे कम रहे। तो जो विकृति थी दोस्तों मानवतावाद के अंदर धीरे धीरे प्रखर होती गई। और दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर एक चीज और इसी टाइम पर उत्पन्न होती है, जो कि है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता दोस्तों जब आई तो राष्ट्रीयता भी एक तरीके से अपने आप में है ना सिमटती गई। मनुष्य की राष्ट्रीयता दोस्तों एक राष्ट्रीयता की सीमित रह गई थी, यानी एक राष्ट्र है, वहां पर सभी लोग समानता उनके मनुष्य में आपस में है। परंतु दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा राष्ट्र है, वहां के मनुष्य, तो यहाँ पर क्या एक तरीके से ईर्षा का भाव उत्पन्न होने लगा। ये राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से क्या है, ईर्षा करने लगा, उससे जलने लगा। यहाँ पर दोस्तों वो ये चीज भूल गए थे कि यहाँ पर जो ये भी मनुष्य है वो भी मनुष्य है। यहाँ पर दोस्तों मनुष्यता और मनुष्यता के बीच जो एकता की बात ये ऊपर शुरू से हम करते आ रहे हैं, जो कि मानवतावाद का रियल पॉइंट भी है कि मानवता का मानवता से सम्मान है, मानव मानव एक समान। पर लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, बैरियर आ गया है, किसका, राष्ट्रीयता का। तो ये राष्ट्रीयता और ये मानवतावाद एक तरीके से ये दोनों साथ नहीं हो पा रहे। तो इसी वजह से दोस्तों हमें दो महायुद्ध देखने को मिले। एक तरफ इस मानवतावाद ने इन्हें दो भागों में बांटा, दूसरी तरफ इस राष्ट्रीयता की भावना ने जो मानवतावाद की जो धारणा थी उसको भी थोड़ा सा क्या सीमित कर दिया। अब ये जो समानता थी केवल राष्ट्रीयता की सीमित रही। तो दोस्तों आज जो है संसार में मानवतावाद के इस रूप को देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रश्न उठाते हैं कि जो पहले 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य जगत के जो साहित्यकार थे, जिन्होंने जिस मानवतावाद का सपना देखा था, क्या वो सपना इस तरीके से साकार होता हुआ कहीं दिख रहा है? क्या उन्होंने इसी तरीके के मानवतावाद की स्थापना करना चाह रहे थे समाज में? तो ये प्रश्न दोस्तों वो उठाते हैं क्योंकि मानवतावाद का जो उद्देश्य था, मानव को महत्व देना और मानव के बीच में समानता लाना, वो तो यहाँ बिगड़ रही थी। यहाँ पर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि हमें व्यक्ति मानव की नहीं, अब समष्टि मानव की क्या है, मुक्ति की कल्पना करनी होगी। मानव को सामाजिक, आर्थिक और सभी प्रकार के शोषणों से उसे मुक्त कराना अब हमारा क्या है, उद्देश्य रहना चाहिए। तो अंत में दोस्तों यही बात करके इसे कंप्लीट कर देते हैं। आप लोग दोस्तों जाकर इसे एक बार पढ़ना, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए है वो आप देखना, उससे काफी मदद मिल जाएगी। सारांश में दोस्तों बोलूं तो आधुनिक साहित्य की नई मान्यता, इसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपको बताते हैं किस तरीके से जो साहित्य की जो आधुनिक मान्यता है वो किस पे आई है, मानवतावाद पर। तो मानवतावाद और मानव के महत्व को क्या है आप लोगों के समक्ष रखते हैं कि मानव का क्या महत्व है। उसके बाद वो बताते हैं कि जिस प्रकार ये मानवतावाद हमारे सामने आया, मानवतावाद किस प्रकार से धीरे धीरे अस्तित्व में आया और ये मानवतावाद किस प्रकार से धीरे धीरे जो है इसका जो उद्देश्य था उससे भटकता हुआ अलग हुआ, और अब जो है ये मानवतावाद को किस दिशा में जाना चाहिए आगे। तो इन्हीं सब चीजों का जिक्र करके दोस्तों वो इस टॉपिक को पूरा करते हैं, जिसमें मेन फोकस उन्होंने जो मेन की पॉइंट्स थे वो थे मानवतावाद, नव मानवतावाद, राष्ट्रीयता।